गुड इवनिंग। हाँ, जल्दी जल्दी से आ जाइए सभी। गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ 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 हाँ, चलिए चलिए, बहुत बहुत जल्दी से आ रहे हैं सभी। रेगुलर क्लासेस रहती है ना, तो आप लोग भी थोड़ा सा ठीक है, 2-4 मिनट चाहिए होता है आप लोगों को भी। हाँ 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 हाँ, दिलीप जी गुड इवनिंग, भाटी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शीला जी, डॉक्टर शहनाज जी गुड इवनिंग, डॉक्टर प्रीति जैन गुड इवनिंग। हाँ, आप सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। हाँ हाँ, काफी स्पीड से सब ऐड होते जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी। हाँ, मोहम्मद अरशद जी गुड इवनिंग। देखिए क्या है कि हम जब भी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, नमस्कार नमस्कार नरेश जी, नमस्कार। देखिए, हाँ तो सब राधे राधे जी, डॉक्टर दीपक जी, हाँ ईशा जी गुड इवनिंग, डॉक्टर प्रियंका गुड इवनिंग, मुकेश जी गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाइए सभी फटाफट। हाँ, हेमलता जी गुड इवनिंग। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काफी काफी आ गए हैं आप लोग, नमस्ते जी। हाँ, फटाफट आ जाइए आप लोग, फटाफट आ जाइए। हम्म। आई थिंक वॉइस काफी क्लियर आ रही होगी आपको, ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है किसी को? हाँ, राम जी गुड इवनिंग। हाँ, डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी नमस्कार, नमस्ते। हाँ, मुकेश जी यस यस। चलिए अब सेशन स्टार्ट। हाँ, ऑल इज गुड। ओके, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हम सेकंड चैप्टर पे थे, एसिड और बेस, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, अम्ल क्षार व लवण वाले चैप्टर पे, है ना। हाँ, तो हमने कल देखा था कि कौन कौन से अम्ल होते हैं और जो कहां कहां मिलते हैं। मैंने आपको एक चार्ट करवाया था लास्ट में जाते जाते, जैसे लैक्टिक अम्ल है, टार्ट्रिक है, ये कहां कहां मिलेंगे, ठीक है। और ये इनका कहां कहां पर यूजेस है, ठीक है। जैसे लास्ट में हमने जब देखा था पामिटिक, पाम ऑयल से जो मिलता है, पाम तेल से, तो हमने उसमें देखा था कि पामिटिक जो अम्ल है वो किस किस में हमें मिलेगा, ठीक है। इसके बाद वाला हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, देखिए आगे। अब हम देखेंगे आज अम्लों के प्रकार। अम्ल कौन कौन से प्रकार के होते हैं। जनरली अम्ल को जो बांटा गया है, अम्ल, हाँ गुड इवनिंग राकेश जी। अम्ल जो होते हैं, आप एक छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो अम्ल हमेशा रखते हैं। और उसी की मतलब कंसंट्रेशन, मतलब उसकी सांद्रता अगर अधिक है तो वो अम्ल जो होगा वो बहुत ही प्रबल होगा, कम होगा तो वो बहुत ही तनु टाइप में आ जाएगा, ठीक है। तो अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजन प्लस की सांद्रता पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। हाँ राजू जी गुड इवनिंग। तो अम्लों के प्रकार में देखिए, सबसे पहला है हाइड्रोजनी अम्ल। हाइड्रोजनी जैसे नाम से ही पता चलता है, इसमें हाइड्रोजन तो होगा, समझ रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन तो होगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा। हाँ गुड्डी जी, हाँ गुड इवनिंग सभी को। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजनिक जो एसिड्स हैं, इनमें हाइड्रोजन तो होगा लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है। इनमें आपके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही सिर्फ अब उपस्थित होगा। जैसे देखिए HCN है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोब्रोमिक है, इसमें देखिए हाइड्रोजन है। HCl है, हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रोजन है। तो इन सभी में आपको हाइड्रोजन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा आता है ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी, देखिए नाम में आ गया, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन। और ये ना आप लोग छोटा सा एक काम, पेन कॉपी लेके जरूर बैठिए, ये जो मेन मेन पॉइंट्स हैं इनको एक नोट्स की कॉपी में लिखते चलिए। क्योंकि देखिए जब आपका एग्जाम आएगा या जब आप टेस्ट देंगे तो ये चीजें बहुत काम आएंगी कि हमने अम्लों के प्रकार देखे, हाइड्रोजन में अम्ल क्या था, H+ लिखा, उसके 1-2 एग्जाम्पल लिख लिए, खत्म कहानी। इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ऑक्सी, ऑक्सी में हमने क्या देखा, देखिए ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन। तो इनमें आपको ऑक्सीजन भी मिलेगा और हाइड्रोजन दोनों ही आपको मिलेंगे। जैसे ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल में देखिए हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सी अम्ल में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही देखने को मिलेगा। हाँ हाँ, मेगा जी अगर नेटवर्क का इश्यू आ रहा है तो आप एक बार लॉग आउट हो जाइए और वापस से लॉग इन कीजिए, है ना, तो क्लियर हो जाएगा काफी। अब अगला देखिए, अम्लों को उनकी स्थिति के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है।
जनरली देखिए दो प्रकार के अम्ल होते हैं, प्राकृतिक अम्ल जैसे नाम से पता चलता है, नेचुरल एसिड। अब नेचुरल क्या होगा? जो नेचर से हमें मिलेगा। नेचर मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, या जानवरों से, जिनसे भी हमें मिलता है उनको हम प्राकृतिक बोलेंगे। तो प्राकृतिक में कौन कौन से आएंगे, इसको अच्छे से देखिएगा और इसके एग्जाम्पल देखिएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, प्राकृतिक स्रोतों से जो प्राप्त होंगे उनको हम प्राकृतिक अम्ल कहेंगे। और ये कार्बनिक अम्ल भी होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं इनको, है ना। ये हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है, इन सभी में आप देख सकते हैं। देखिए, इनको हम कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। और ये कहां से मिलेंगे? प्राकृतिक स्रोत, मतलब नेचर से हमें मिलते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हो गए, मेथेनोइक है, ऑक्जेलिक है और एसिटिक एसिड, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये नाम याद करने में थोड़ी समस्या आती है, तो उसका भी मैं अभी एक इलाज बताता हूं। देखिए, खनिज अम्ल जो होते हैं, पहले एक बार हम इनको देख लेते हैं। खनिज अम्ल जो होते हैं ये मानव निर्मित होते हैं। कौन बनाता है इनको? मानव बनाता है, ठीक है, इंसान बना रहा है। तो इसमें आपको अधिकतर अकार्बनिक, या इसको हम सिंथेटिक अम्ल भी कहते हैं। इसके एक बार एग्जाम्पल देखिए आप गौर से। हाइड्रोक्लोरिक, क्या आपने कभी सुना है कि हाइड्रोक्लोरिक का सोर्स कोई नेचुरल चीज हो? हाँ, ऑक्जेलिक अम्ल। वैसे ही क्या आपने कभी सुना है सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल का सोर्स कोई नेचुरल हो? तो आप देखेंगे ये जितने भी हैं, हाइड्रोक्लोरिक है, सल्फ्यूरिक है, नाइट्रिक है, कार्बनिक, कार्बोनिक है, और इसके अलावा फास्फोरिक है, ये जितने भी हैं ये सब इंसान बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मानव निर्मित या इनको अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है, ठीक है। हाँ, हरी सब्जियां, बिल्कुल। आपने वो चार्ट मुझे लग रहा है अच्छे से किया है मनोज जी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, प्रबल अम्ल। अभी हमने प्रबल या स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत सिंपल सा है, ध्यान रखिए। जिसमें H प्लस आयन बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होगा। जिसमें कम होंगे वो क्या होगा? वीक या दुर्बल एसिड, ठीक है। प्रबल अम्ल की देख लेते हैं हम। प्रबल अम्ल में देखिए, सबसे पहले ये पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं, फलतः बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं। बड़ी संख्या में क्या देते हैं? ये हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन देते हैं ये। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल हम इनको कहते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि इसमें H प्लस हाइड्रोजन आयन जो है, H प्लस आयन ये बहुत ज्यादा होता है ना। तो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रबल अम्ल की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, कार्बोनिक अम्ल जो है वो भी है, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस भी है। ये सारे जो होते हैं ये प्रबल अम्ल की कैटेगरी में आते हैं, और ये विद्युत अपघट्य भी होते हैं, ठीक है। तो ये H प्लस आयन पर निर्भर करेगा। H प्लस आयन बहुत ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? प्रबल, प्रबल अम्ल, है ना। नेक्स्ट वीक, दुर्बल। दुर्बल देखिए, दुर्बल में जो, जिनमें जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप इनमें कम मात्रा में हाइड्रोजन। आपको क्या मिलेगा? अभी मैंने बोला H प्लस आयन, ध्यान रखिए। प्रबल है तो H प्लस आयन बहुत ज्यादा है, दुर्बल है तो H प्लस आयन बहुत ही कम है। ये देखिए, हाइड्रोजन आयन जो है, H प्लस आयन जो है, इसमें क्या होते हैं? कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक नॉर्मल सी चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, मान लीजिए एक मिनट के लिए, हाँ, दुर्बल यानी कमजोर अम्ल, तो जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलेंगे, पेड़ पौधों से मिल रहे हैं या चींटियों से मिल रहे हैं या किसी और से मिल रहे हैं, उनके प्रबल अम्ल होने के ज्यादा चांसेस हैं या दुर्बल अम्ल होने के ज्यादा चांसेस हैं? फटाफट बताइए, एक बार आंसर दीजिए, क्योंकि ये चीज आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। जो हमें प्रकृति से मिला, पेड़ पौधों से मिला, हाँ, जानवरों से भी, खुशबू जी, वेरी गुड, वो कैसे होंगे? प्रबल होंगे या दुर्बल होंगे? बहुत कॉमन सी चीज है। और हम्म, हम्म, हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ रीना जी, हाँ, दुर्बल, प्रबल, लो, महेंद्र सिंह जी, यस, यस यस। और हमेशा ध्यान रखिए, जो, अच्छा एक चीज सोचिए आप, आपने, ये नॉर्मल एग्जाम में देखिए,
कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डिपेंड करेंगे आपकी ब्रेन की पावर को आप कैसे यूज करते हैं। आपने सोचा कि प्राकृतिक अम्ल है, कभी आपने सुना है कि जो नेचर से मिलता है, पालक, हमने सबका एग्जांपल देखा, संतरा, नींबू, इन सब में अम्ल है, क्या उससे कभी हम जलते हैं या कभी वो हमें जलाता है? लेकिन जब कोई बाहर से बना हुआ सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह डालते हैं तो जल जाता है ना। तो क्या है कहने का मतलब कि जो प्रकृति हमें देगी वो हमेशा दुर्बल अम्ल होगा। प्रकृति हमें जो देगी वो हमेशा वीक एसिड या दुर्बल अम्ल होंगे। ये दिमाग में फिट रखिएगा हमेशा। 90% लगभग आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इतने याद नहीं रख सकते आप लोग क्योंकि आपके पास बहुत सारा है करने के लिए। तो कैसे याद रखेंगे? जो प्रकृति देगी हमें वो हमेशा दुर्बल अम्ल या वीक एसिड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले पे आते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, फार्मिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। लगभग जो हाँ प्रकृति के सौंदर्य दुर्बल अम्ल होते हैं। यस, बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं क्षार पे, बेस। ठीक है, क्षार, अच्छा हमने अम्ल में देखा कि H+ आयन आते हैं। ठीक है, क्षार में जो है वो OH- आयन आएंगे। ठीक है, क्षार के लिए हम क्या लेते हैं? OH- आयन। ध्यान रखिएगा, क्षार के लिए OH- आयन। ठीक है, हाँ, और देखते हैं इसमें। हाँ, अब इसके कुछ शब्द हैं। जैसे हमने देखा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो क्षारक देखिए एक बार हम देख लेते हैं। क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। छुएंगे इनको तो साबुन की तरह आपको फिसलन भरा महसूस होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल आप कैसे याद रखेंगे? OH हमें देखना है, तो देख लीजिए, जैसे कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH है, OH है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, सभी में OH आ रहा है। ठीक है, यस, PDF ग्रुप में शेयर कर दो सर। हाँ बिल्कुल दिनेश जी, कर देंगे, है ना। तो क्षार के गुण क्या हो गए? कड़वा स्वाद हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था लिटमस पेपर वाला, वो याद रखिएगा। अनिल कपूर, अनिल, A4 एसिड नीले को लाल में, तो ये क्या करेगा? लाल को नीले में। हाँ, और ये विलयन में विद्युत का संचालन भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आयनीकृत हो जाता है, तो आयनीकृत होगा तो विद्युत आराम से इसमें से निकल जाता है ना। अब इसके भी देखिए, इसके भी प्रकार देखते हैं। प्रबल क्षारक यानी स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक बेस यानी कमजोर या दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक जिसको हम कहते हैं। तो प्रबल में देखिए, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, मतलब जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनीकृत हो गए, पूरी तरह से मिल गए ऐसे समझिए, और वो अपने आयंस में चेंज हो गए, तो उनको हम क्या कहेंगे? प्रबल क्षारक कहेंगे। ठीक है, इन सभी में आप एक चीज नोट करिएगा, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल इसके कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ प्रबल क्षार हैं। जबकि दुर्बल जो होते हैं, अब जाहिर सी बात है, ये पूर्ण रूप से आयनित हो गए, तो ये क्या होंगे? आंशिक रूप से, मतलब पूरी तरह से ये आयनीकृत नहीं होते हैं, पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होंगे, है ना। हाँ, तो इसमें एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और आयरन हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये प्रबल और दुर्बल क्षारक के आपके उदाहरण हो गए। थोड़ा थोड़ा इनका ध्यान रख लीजिएगा बस। इसमें से जो मेन क्वेश्चंस, हाँ ये देखिए, ये जो पार्ट है इसमें से आपके क्वेश्चंस बनने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि ये जो रासायनिक सूत्र है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, काम कहां कहां आते हैं ये। जैसे देखिए NaOH, अच्छे से देखिएगा, साबुन बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, ड्रेन क्लीनर, और विभिन्न उद्योगों में पीएच नियंत्रक के रूप में। पीएच क्या होता है? हाँ प्लीज साथ साथ में थोड़ा, हाँ ठीक है हरविंदर सिंह जी, हाँ मैं पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये किस किस में काम आते हैं, हम इसका यूजेस देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां कहां यूज आते हैं। ठीक है, तो साबुन बनाने में, है ना, ड्रेन क्लीनर में, और पीएच बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ पीएच, पीएच हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, पीएच बैलेंस करने में भी काम आता है। जैसे 1 to 7 है, 7 तो न्यूट्रल हो गया, 7 से कम है तो एसिडिक होगा या अम्लीय होगा, और 7 से 14 के बीच में है तो बेस होता है ना। तो उसको बैलेंस करने में भी NaOH काम आता है। KOH बैटरियों में, कार की
घर में और बाकी जगह जितनी भी बैटरियां बनती हैं उन सब में लगभग KOH यूज होता है। तरल उर्वरक, फर्टिलाइजर, ठीक है ना, लिक्विड फर्टिलाइजर की फॉर्म में भी यूज होता है। हाँ, नहीं, सूत्र देखिए आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। आप लोगों के केशव कुमार जी जनरली जैसे मैंने बताया ज्यादा से ज्यादा प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल या फिर ये जो उपयोग है इनमें से कोई पूछ लेगा। जैसे दे दिया कि बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो जनरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर क्षारीय बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, तो इसमें आपने एक पॉइंट क्या पढ़ा, बैटरी, बैटरी याद कर लीजिए KOH, बैटरियों के लिए KOH फिक्स कर लीजिए, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आ जाइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कल भी हमने इसको पढ़ा था, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्लैग चूना भी कहते हैं इसको, चूना याद रखिए, चूना है, ठीक है। किस किस में किया जाता है, लाइक प्लास्टर में, मोटार बनाने में, है ना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टर एंड मोटार, एंड जल उपचार, जल उपचार मतलब पानी के शुद्धिकरण में, ऐसे समझिए, ठीक है। अगला NH4OH, ठीक है, घरेलू सफाई में, सफाई वगैरह के उत्पाद जो आपके फिनाइल वगैरह आते हैं उसमें भी यूज होता है। इसके अलावा उर्वरकों में, बस अब ये देखिए वस्त्र एवं रबड़ उद्योग, आपको मेन क्या पकड़ना है कि इतना अलग क्या है, जैसे हमने KOH देखा बैटरीज वगैरह में, वैसे NH4OH क्या है, देखिए रबड़ उद्योग, जो रबड़ उद्योग और वस्त्र उद्योग है उसमें NH4OH का बहुत काम होता है, ठीक है। अब आ जाइए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा ये तो आप सभी को लगभग याद होगा, मैग हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड, पेट वगैरह में एसिड बन जाती है ना, तो उसके लिए एंटासिड के फॉर्म में ये यूज होता है, ठीक है, एंटासिड की फॉर्म में ये यूज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैग्नीशिया MgOH2। अगला देखते हैं, अब AlOH2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इससे एंटासिड के, अच्छा ये भी देखिए वो भी था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एंटासिड के रूप में पूछते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, उसको पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो सबको पता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसने एक बार देखा होगा उसी को पता होगा, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये एंटासिड के रूप में होगा, जल के शुद्धिकरण में और कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, पेपर इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग किया जाता है अरविंदर सिंह जी, ठीक है ना, और वाटर प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज होता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए लिथियम आपने सुना होगा, बैटरियों में लिथियम, हाँ फॉर्मूला गलत है ये, हाँ कौन सा वाला, लिथियम हाइड्रोक्साइड का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का ना, AlOH2 का, हाँ वॉइस नहीं आ रही है सर मेरा, सर आवाज कम हो गई है, अच्छा अब ठीक है, अब आवाज आ रही है क्लियर, एक मिनट में देखता हूं, अब देखिए अब आवाज क्लियर हो रही है, हाँ एक, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ राम जी, हाँ AlOH3 एल्यूमिनियम पे 3 चार्जेस होते हैं वो चले जाते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मिसप्रिंट आ जाते हैं कई बार। लिथियम हाइड्रोक्साइड भी है, देखिए फॉर्मूला मैंने कल भी आपको बताया था, इनके ऊपर चार्जेस से निकालना होता है, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है 3 और हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज होता है 1, तो जब सूत्र बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसका 3 और इसका 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एल्यूमिनियम पे तो 1 और OH पे 3 है ना, है ना, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं केमिकल के, और डिटेल में नहीं जाना, OH, ये फॉर्मूला ऐसे होता है ना, तो AlOH2, बस इनके जितने भी पावर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अब हम आते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम जो है बैटरियों में आपने खूब सुना होगा, लिथियम की बैटरियां चिप्स वगैरह में ये काम आता है, ठीक है ना, तो ये बैटरियों में और अंतरिक्ष यान में कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एंटासिड के रूप में, तो हमने 3 एंटासिड देख लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। निर्माण उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट याद कीजिए, लास्ट जब हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं या उसके संपर्क में आता है चूना, तो किस में चेंज हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में, तो सफेदी है ना, चमक आती है सफेदी की, वो यही है, ठीक है। और कृषि वगैरह में भी जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें अगर मिट्टी हमारी क्या है एसिडिक है, तो उसमें भी इसको मिला करके उसको न्यूट्रल किया जाता है,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, NaHCO3 देखिए, इसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी एक एंटासिड, हाँ हाँ, दीवार में चमक लाने के लिए। ये ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग आग बुझाने के रूप में भी किया जाता है। आग बुझाने वाले जो उपकरण होते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास थे जिनका हमने यूजेस देखा। अब हम देखते हैं अम्ल के रासायनिक गुण क्या क्या हैं। अम्ल के रासायनिक गुण मतलब केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि अम्ल के, हाँ, श्रेष्ठ आग बुझाने में, यस 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 यस, अम्ल के रासायनिक गुण मतलब केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, देखिए, जब भी अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा, आपको मेन मेन पॉइंट्स बस याद रखना है, और मैंने जो कल प्लस माइनस का फॉर्मूला आपको समझाया था वो हमेशा ध्यान रखिएगा। लगभग फॉर्मूले आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में मिल जाए, है ना, 1 मिनट के लिए मैं इसको हाइड कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर दे दिया जाए जिंक प्लस HCl, प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया मान लीजिए आपको, ठीक है। तो आप इसमें से क्या ढूंढेंगे, एक बार सभी कोशिश कीजिए करने की, क्या क्या ढूंढेंगे, मैं भी आपके साथ कर रहा हूं। देखिए, जिंक पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस, जो कल मैंने सिखाया। अब ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बनने की। हाँ हाँ, राम जी का सबसे पहले आंसर है, बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। आपका नाम क्लियर नहीं हो रहा बट DOC लिखा हुआ आ रहा है हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। हाँ, और हाँ, क्लोरीन जेड, खुशबू जी, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब अब ये आपको, मुझे लग रहा है केमिस्ट्री भी थोड़ी थोड़ी समझने में आने लग गई है अब, है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो मेन पॉइंट है ये आपने DOC करके कुछ है, इन्होंने पॉइंट आउट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें हाँ हाँ हाँ, ZnCl, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर गोविंद साहू जी, बिल्कुल, मेघा जी, इसमें यही तो मेन कहानी थी। देखिए, मान लीजिए आपको बैलेंस करना भी नहीं है, आपने क्या देखा, जिंक और, भाई ये प्लस इस माइनस के साथ रिएक्ट होगा, तो क्या बनाएगा, ZnCl, ठीक है। और ये रहा हाइड्रोजन, तो ये रहा हाइड्रोजन। तो कम से कम इतना तो पकड़ ही सकते हैं कि जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनने वाला है, ठीक है। अब बात बची बैलेंसिंग की, तो बैलेंसिंग नहीं भी आए तो कम से कम जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें ये तो देख ही सकते हैं कि जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन का कौन सा बेस्ट फॉर्मेशन है। सिखाया था ना कि अगर 2 इधर है तो 2 इधर भी होना चाहिए, तो देखिए 2 यहां लगा है तो 2 यहां भी लगाना था, है ना। और हाइड्रोजन जो होता है वो 2, आप लोगों ने जब बहुत टाइम पहले शायद पढ़ा होगा, हाँ, विस्थापन, विस्थापन भी बोल सकते हैं, यस यस। तो मेन चीज ये है कि ये आपको इस तरह से समझना है, प्लस माइनस। तो ध्यान रखिए, जब भी धातु अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। ये मैंने क्यों बताया, देखिए इसी में एग्जामिनर कैसे घुमाता है वो मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम आते हैं, देखिए, धातु कार्बोनेट क्या क्या है, देखिए, धातु कार्बोनेट या फिर एक और है हाइड्रोजन कार्बोनेट। थोड़ा चलिए एक बार पहले इसको देख लेते हैं। अब वो क्या करेगा, आपको कुछ ऐसे केमिकल समीकरण दे देगा, तो आप वहां पर कैसे पकड़ेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, जैसे आपको मान लीजिए धातु कार्बोनेट दे दिया और अम्ल दे दिया, तो दिखने में तो दिख रहा है लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी निकल रहा है। अब इतने केमिकल रिएक्शन याद कौन रखे, उसका तरीका देखिए। ये दे दिया मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम, एसिड से। एसिड क्या है हमारे पास, HCl, ठीक है। फिर वही चीज, प्लस माइनस, प्लस माइनस, यही कहानी है, यही है ना। हाँ हाँ, अम्ल प्लस, हाँ, मैं कह रहा हूं अगर सिंपली पूछा था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूले में पूछ लिया तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। ये Na प्लस इस माइनस से रिएक्ट होकर के क्या बना गया, NaCl। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास है CO3 और H, क्या है, CO3 और H, हाँ, CO3, ये शायद कुछ नेटवर्क का इनको बीच बीच में ऑप्शन, हाँ शायद कुछ, हाँ, तो हो जाता है। अब देखिए, यहां पर अब क्या बचा है मेरे पास, CO3 और H,
ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, इससे आपको देखिए केमिकल जो रिएक्शन है उसको याद नहीं करना पड़ेगा, आप कैसे समझेंगे वो देखिए। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि CO3 का जो सबसे जो हमने स्टेबल स्टेज पढ़ी वो क्या पढ़ी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो इसमें से CO2 को अगर मैं अलग कर दूं तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा, वो ऑक्सीजन भेज दूं यहां पर तो क्या बनेगा? OH नहीं, H2O। भाई CO3 था तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर दिया, एक ऑक्सीजन इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? H2O। ठीक है, तो इसका लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है, सेम ये क्या था? सोडियम कार्बोनेट, CO3 है ना, सोडियम कार्बोनेट। अगला देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब ये आ रहा है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी सेम ही बनाएगा। कैसे बना रहा है वो भी मैं दिखा देता हूं, देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट में देखिए क्या क्या है हमारे पास, ये देखिए। अब देखिए ये सोडियम वहां पे कार्बोनेट तक ही था, इसमें एक हाइड्रोजन और जोड़ दिया। ठीक है, हमें पता है सोडियम प्लस होता है और इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, हाइड्रोजन भी क्या जाता है? प्लस का चार्ज लेके जाता है। अब ये किससे रिएक्ट हो रहा है? H2SO4 से। तो H2SO4 में जब आप पढ़ेंगे तो क्या क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर है और क्या है? ऑक्सीजन। तो उनमें H2S ये तो प्लस के लिए है और ये माइनस के लिए है ना। तो फिर वही कहानी कि कैसे करना है इसको, तो इसमें से देखिए Na और Cl लवण की फॉर्म में अलग हो जाएगा, फिर वो CO3 कार्बोनेट बचा, वो कार्बन डाइऑक्साइड में एक वाटर को दे देगा ऑक्सीजन, तो H2O में। तो चाहे कार्बोनेट हो चाहे हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट हो, हमेशा लवण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाएगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाने का कारण है वो है इसमें कार्बोनेट, CO3-2 लिखते हैं। CO3 एक बार समझिए आप, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अलग और एक ऑक्सीजन दे देगा हाइड्रोजन को, तो जल बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब क्षार के रासायनिक गुण देखते हैं, लगभग लवण जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा फर्क आएगा इसमें भी। देखिए वहां भी हमने देखा था अम्ल जब धातु से क्रिया कर रहा था तो लवण और हाइड्रोजन निकाल रहा था, यहां पर भी सेम है। देखिए NaOH प्लस जिंक, NaOH क्या है हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, फिर वही कहानी, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। देखिए इसमें ये रहा सोडियम, ये हाइड्रोक्साइड, सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड माइनस, जिंक भी क्या है? प्लस। अब ये जिंक कहां जाएगा? ये जो जिंक है ये कहां जाएगा? OH के पास, है ना। और ये यहां से क्या करेगा? अब यहां पर ये जो आप रिएक्शन देख रहे होंगे Na2ZNO2, ये एक्चुअली में इसकी स्टेबल स्टेज को दिखाता है। हमें कोई जरूरी नहीं है, हमें बस ये देखना है इसमें से हाइड्रोजन गैस अलग करनी है। ठीक है, बाकी क्या क्या बच गया? Na, Zn और O एक साथ लिख दिया। तो जब भी क्षार धातु से क्रिया करेगा या अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो हमेशा क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना है। ये सब तो कुछ भी नहीं है। देखिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ एक इसमें अब जो मेन है ये उदासीनीकरण वाला अभिक्रिया। देखिए अभी तक हमने अम्ल और क्षार का अलग अलग देखा, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में क्रिया करें तब क्या होगा? तो आप देखिए जब भी अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल, लवण प्लस जल। मैं कह रहा हूं रिएक्शन तो कम से कम, हाँ ओनली हाइड्रोजन है, हाँ अम्ल धातु से ओनली हाइड्रोजन, हाँ डॉक्टर संतोष। अब देखिए इसमें HCl अम्ल हो गया, ये रहा प्लस ये रहा माइनस, ये प्लस और ये माइनस, Na प्लस OH माइनस। अब देखिए यहां पे जो Na है ये Cl के पास चला गया तो NaCl। अब क्या बचा? OH और H, तो H और OH मिलके क्या बना लेंगे? वाटर, H2O। तो बाई चांस अगर वहां पे आप भूल जाएं कि अम्ल और क्षार मिलके क्या करेंगे, तो एक कोई भी एग्जांपल याद रख लीजिए अम्ल का और एक क्षार का, दोनों की क्रिया करके देख लीजिए प्लस माइनस से क्या बनने वाला है। ठीक है, मैं कह रहा हूं एग्जामिनर कोई आप ये मत सोचिएगा बहुत खतरनाक रिएक्शन देने वाला है, वो बेसिक चीज पूछेगा, ये मैं आप भी बता देता हूं आपको। ठीक है, अगला आइए। ऑक्साइड्स के साथ हमने प्रतिक्रिया देखी और इनका ये तो आयन और सोडियम आयन अलग कर देते हैं, ठीक है, वो तो कुछ नहीं, ये इनको समझाया है कि रिएक्ट कैसे होते हैं। तो हमें अभी मैंने आपको बताया NaOH है, इसमें Na क्या है? प्लस, OH क्या है? माइनस। KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम प्लस है और हाइड्रोक्साइड क्या है? माइनस। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पहला हमेशा पॉजिटिव दूसरा माइनस, ठीक है, इतना सा याद रख लीजिए। अब देखिए अम्ल और क्षार का तनुकरण,
तरुणकरण करने का मतलब ये होता है कि आप जब अम्ल और क्षार को डाइल्यूट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो डाइल्यूटेड कैसे बनाएं उसको, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन कम कैसे करें, तो जाहिर सी बात है पानी मिलाना है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा है, इसमें यह पूछा जाता है कि जब आप, हाँ, हमेशा ध्यान रखिए, जल में अम्ल या क्षार मिलाने की इस प्रक्रिया को, जल में आप क्या मिलाते हैं, अम्ल या क्षार। हाँ राम जी, एक्सोथर्मिक, हाँ बिल्कुल केशव जी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, है ना। हमेशा ध्यान रखिए, जल में आप अम्ल या क्षार मिलाते हैं, कभी भी अम्ल या क्षार में जल नहीं मिलाते, क्योंकि ये कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होती है, तो वो बाहर निकल सकता है, आपके हाथ पैर जला सकता है, हाँ, तनुकरण करना जिसको कहते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिए, पानी मिलाते टाइम ये ध्यान रखना है कि पहले पानी लेना है, उस पानी में हमें अम्ल या क्षार को मिलाना है, ठीक है। अम्ल या क्षार में हम पानी नहीं मिला सकते, है ना, हाँ, नहीं मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन चीज यही थी, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ऊष्माक्षेपी, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज होती है, बाहर निकलती है। अब आते हैं हम सूचक पे, इंडिकेटर्स, जो हमें अम्ल या क्षार की के बारे में बताते हैं। तो सूचक के प्रकार देखिए, सबसे पहले है प्राकृतिक सूचक। इनमें प्राकृतिक वही, अभी फिर वही चीज आएगी कि जो हमें प्रकृति से मिला है, हाँ 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 हाँ, कास्टिक सोडा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति ने दिया है, जैसे पेड़ पौधों में देखिए, जैसे हमें लिटमस है, अच्छा, लिटमस जो होता है ये एल्गीज की कुछ फैमिलीज होती हैं, वहां से निकाला जाता है, ठीक है। लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेंजिया है के फूल, हल्दी, ठीक है, इन सब से आप निकालते हैं। कृत्रिम या संश्लेषित, अब कृत्रिम आ गया, फिर वही देखिए क्वेश्चन, अभी रिसेंटली शायद मेरे हिसाब से आरपीएससी में पूछा है, शायद फर्स्ट ग्रेड में, शायद हिस्ट्री के पेपर का फर्स्ट पेपर था, उसमें पूछा उन्होंने, ये मैथिल ऑरेंज दे दिया उन्होंने, और इतना सा पूछा कि ये प्राकृतिक है, कृत्रिम है, गंधीय सूचक, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे दिए थे, वो भी बच्चे रॉन्ग करके आए। सोचिए, जब प्राकृतिक सूचक है तो पेड़ पौधों से मिलेगा, दिखने में ही दिख रहा है, हाँ, थेलोफाइटा से लिटमस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। तो मैथिल ऑरेंज एंड फिनोफ्थेलिन, ये दोनों ही जो हैं, ये कौन से हैं, आपके कृत्रिम संश्लेषित सूचक हैं, मतलब आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल हैं ये दोनों। हाँ हाँ प्रगति जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स वी हैव फाउंड फ्रॉम द नेचर्स, एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, है ना। गंधीय सूचक, जिनकी गंध से, गंध समझ गए आप, स्मेल, गंध यानी स्मेल से जिसके बारे में पता चले, ये सूचक का टेबल है, इसको थोड़ा सा आपको देखना है अच्छे से, है ना, और इसको थोड़ा सा याद भी कर लेना है। प्राकृतिक सूचक में देखिए, जैसे लाल पत्ता गोभी है, तो अम्ल के साथ ये लिटमस का तो आपको पता ही है, अनिल कपूर वाला याद करवा दिया आपको, अनिल कपूर, ए से एसिड, नीले को लाल, है ना। तो ध्यान रखिए, लिटमस जो है अम्ल को लाल करेगा और क्षार को नीला, लाल पत्ता गोभी जो है वो क्या करेगा, अम्ल को लाल, और ये देखिए क्या कर रहा है, हरा, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि जो प्राकृतिक सूचक है उसमें लाल पत्ता गोभी क्या दिखा रहा है ना। उसके बाद हल्दी, हल्दी में देखिए इसमें कोई बदलाव नहीं आता एसिड में। आपने देखा होगा कि जो ये रेस्टोरेंट वगैरह में खाना वगैरह जो बनते हैं, तो वो लोग जो चेक करने जाते हैं, हाँ 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 मेघा जी बिल्कुल, तो वो लोग यही सूचक लेके जाते हैं, जिनसे उनको पता चलता है कि खाना कितना खराब, एसिडिक तो नहीं है कहीं, है ना, तो क्या है। तो आप घर में भी कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, अगर बेस है तो देखिए हल्दी में वो लाल कलर दिखाएगा, जबकि एसिड में कोई भी बदलाव नहीं होगा। हाइड्रेंजिया के फूल का रस अगर लेते हैं, तो ये देखिए एसिड को ये नीला ब्लू कलर कर देगा, ठीक है, और इसको क्षार को ये गुलाबी कलर कर देगा, ठीक है। फिर अब आ जाइए कृत्रिम वाले में, फिनोफ्थेलिन है, रंगहीन, कलरलेस, कोई कलर नहीं होगा इसमें, कलरलेस होगा, ये गुलाबी कलर दे देगा क्षार के साथ, ये एसिड के साथ रंगहीन है, कलरलेस है, क्षार के साथ गुलाबी रंग दिखाएगा।
इसके अलावा देखिए मैथिल ऑरेंज, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। तो मैथिल ऑरेंज जो है वो एसिड को, अम्ल को लाल कलर दिखाएगा, जबकि बेस को पीला कलर दिखाएगा। ठीक है। प्याज का रस देख लीजिए, एसिड में हमेशा तीक्ष्ण गंध दिखाएगा, जबकि आपके बेस में कोई गंध इसमें से नहीं आएगी। ठीक है। फिर वेनिला, वेनिला जो है वो समान गंध रहती है, जबकि इसमें कोई गंध नहीं आती। मतलब जब आप सूचक में, गंधीय सूचक में प्याज, वेनिला, लौंग को देखेंगे तो बेस के साथ, मतलब क्षार के साथ कोई गंध नहीं देते, जबकि ये अम्ल के साथ अपना जो गंध है उसको बनाकर रखते हैं। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंडिकेटर्स थे, नेचुरल इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, और ये स्मेल से रिलेटेड इंडिकेटर्स। ठीक है। अब देखते हैं हम, हाँ लिटमस विलियन का रंग। ठीक है। अब हम पीएच स्केल पे एक बार आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये अभी थैलोफाइटा वाला जो आया था अभी, है ना, कि लिटमस जो होता है वो थैलोफाइटा समूह के लीचियन पौधे से मिलता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, थैलोफाइटा के लीचियन पौधे से मिलता है। ठीक है। इसका रंग बैंगनी कलर का होता है। अब हम आते हैं पीएच स्केल में। इसको सबसे पहले 1909 में सोरेनसन, ठीक है, पीएच को जो डेनिस बायोकेमिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने दिया था। इसमें उन्होंने H प्लस आयन की जो सांद्रता थी उसको ज्ञात करने के लिए उन्होंने पीएच स्केल्स बनाया। पी फॉर पुशांस, पी को उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, पी को उन्होंने पुशांस, है ना, वर्ड यूज किया था पी के लिए। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि पी से किसको इंडिकेट करते हैं, तो पी से पुशांस को इंडिकेट किया जाता है ना, जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच का अर्थ है हाइड्रोजन की शक्ति कितनी है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, पीएच बराबर log H इक्वल्स टू 1 log H। मतलब सिंपल सा है कि जितना ज्यादा एसिडिक होगा H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जितना एसिड कम होगा H प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा, मतलब सांद्रता कम होगी। इसको मापने के लिए आपके पास ये इंडिकेटर्स है। जीरो से जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे 7 की तरफ, 0 से 7 की तरफ, तो एसिडिटी बढ़ेगी या कम होगी, बताइए। 0 से 7 की तरफ जा रहे हैं तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेंगे या कम होंगे? हाँ, कोई भी फटाफट फटाफट स्टार्ट कीजिए। हाँ, कम होते चले जाएंगे, 0 से 7 तक कम होते चले जाएंगे। 7 उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल, पानी का है ना, 7 होता है न्यूट्रल होता है अगर साफ पानी है तो, है ना। और जैसे जैसे 7 से 14 की तरफ बढ़ते जाएंगे तो बेस करेक्टर बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये पीएच स्केल्स के आपका कुछ हो गया। अच्छा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जैसे पेट का अम्ल कितना होता है, 1, नींबू के रस का 2, सिरका का 3, है ना, संतरा 3.5 के आसपास, सोडा अंगूर 4, खट्टा दूध 4.5, ताजा दूध का पीएच लगभग 5 के आसपास होता है। मानव का जो लार होता है, ठीक है, उसका 6 to 8, शुद्ध पानी का 7। अभी मैंने बताया कि जो प्योर वाटर होगा उसका 7 होगा, है ना। इसके अलावा देखिए रक्त प्लाज्मा 7.4, अंडे की सफेदी 8, और सागर का जो पानी होता है वो भी कैसा होता है, सार होता है ना, तो वो भी 8 के आसपास जाता है। इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैं एक बार टिक लगा देता हूं आप लोगों को, जो काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक तो इसका ध्यान रखिएगा, ये रक्त प्लाज्मा, एक मिनट, ये रक्त प्लाज्मा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रक्त प्लाज्मा का, ये रक्त प्लाज्मा का बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा ये देखिए सिरका, संतरा, नींबू, इन तीनों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लगभग कितना होता है, मानव का लार और ताजा दूध, और इसके अलावा इस साइड में आपके बेकिंग सोडा। ये 4-5 ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे हर एग्जाम्स में। हाँ हाँ, ह्यूमन का जो लार होता है, बिल्कुल बिल्कुल, सलाइवा जिसको बोलते हैं, सलाइवा, है ना, सलाइवा, वहां उस सलाइवा की ही बात हो रही है, 6 to 8। तो ये कुछ 5-7 हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगले पे चलते हैं। सार्वभौमिक संकेतक मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर, कुछ ऐसे भी हैं जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अम्ल और क्षार दोनों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो उनके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर में देखिए पानी, प्रोपेनॉल, फिनोफ्थैलिन, इनमें से कोई भी 2-3 नाम याद रख लीजिएगा। सोडियम सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मिथाइल रेड है, ब्रोमोथाइमल है, ब्लू मोनोसोडियम है, साल्ट है, और थाइमिल ब्लू मोनोसोडियम साल्ट का संयोजन होता है। तो इनमें कुछ ये केमिकल हैं। हाँ हाँ बिल्कुल डॉक्टर रीना जी, हम बिल्कुल शेयर करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास आपके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर्स थे।
हाँ, अब हम देखते हैं पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो इसमें कोई ज्यादा नहीं है। जैसे देखिए मनुष्य और पशुओं में जो हम पीएच का देखते हैं तो हमारे जो हाँ 7 से 7.8 तक के बीच में आता है मनुष्य और पशुओं का जो पीएच आता है वो लगभग। ठीक है, अम्लीय वर्षा कब होती है आपको पता है। जैसे पॉल्यूशन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है। जब बारिश होती है तो H2O, तो H2O सल्फर से मिला तो क्या बना दिया सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक। लेकिन वो किस में होता है तनु में होता है। ठीक है, मतलब वो स्ट्रांग नहीं होता वीक होता है। लेकिन वो करता क्या है कि जो बारिश होती है उसका पीएच कम कर देता है। तो 5.6 से अगर कम हो रहा है पीएच बारिश का तो उसको हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। पौधों में पीएच का क्या रोल है। तो पौधों में देखिए सिंपल सा है कि मिट्टी अगर ज्यादा अम्लीय है तो भी चीजें नहीं उगेंगी, क्षारीय है तो भी नहीं उगेगा। तो पीएच बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ का ध्यान रखना पड़ता है कि अम्ल और क्षार लगभग बराबर स्थिति में हो। पाचन तंत्र में जब हम मसालेदार खाना वगैरह खा लेते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा आमाशय है, आमाशय समझ गए। हाँ, आमाशय में कौन कौन से हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं या एसिड पाए जाते हैं, कुछ आइडिया आप लोगों को है, बता सकते हैं। आमाशय के अंदर, आमाशय के अंदर कौन कौन से होंगे। यस खुशबू जी, HCl, हाँ। पेप्सिन, यस HCl पेप्सिन। एक और चीज होती है कुछ, गैस्ट्रीन, हाँ। वो HCl के लिए वर्ड यूज करते हैं, हाँ हाँ हाँ। HCl और पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl जो खाना गया उसका जो वो जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाएगा। उसके अलावा उसमें एक, हाँ 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 पेप्सिन, हाँ हाँ। HCl की एसिडिटी को कम करने के लिए आमाशय की आंत से एक और चीज निकलती है। वो क्या होता है जो कि एसिडिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। कुछ आ रहा है माइंड में, क्या था वो। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बिक्सरबोनेट, पेप्सिनोजन, हाँ। और चलिए ये आप मुझे याद करके बताइएगा कौन सा है। नहीं रेनिन वगैरह नहीं है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो ये हमने देखा कि तो हाँ बाइल जूस, यस यस बाइल जूस, नहीं 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 म्यूकोसा, हाँ 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 स्टार्च, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन सब कोशिश सभी कर रहे हैं ठीक है ठीक है। बाइल जूस और डॉक्टर गोविंद जी, यस 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 यस, हाँ हाँ बाइकार्बोनेट, अच्छा ठीक है। ये एक्चुअली हाँ आंसर सभी के आ रहे हैं बट मैं चाहूंगा कल आप लोग एक्यूरेट आंसर बताएं मुझे। म्यूकस, एक वर्ड आया है अभी कुछ, ठीक है म्यूकस। हाँ हाँ कल भी इस पे डिस्कस जरूर करेंगे 1 मिनट के लिए। आप लोग तब तक मुझे एक बार चेक करके जरूर बताइएगा। तो वही एसिडिक जब बढ़ जाता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, ये बेस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जानवरों और पौधों की स्वरक्षा के लिए देखिए मधुमक्खी के डंक में मिथेनोइक जो एसिड होता है वो क्या काम करता है, एसिडिक होता है। तो जब मधुमक्खी वगैरह काट लेती है वहां पर तो हम क्या करते हैं उसको, उसको, हाँ उसको म्यूकस, एक्चुअली म्यूकस होता है, आपको बताऊं वो म्यूकस जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक नेचर में होता है। तो वो क्या करता है HCl को कंट्रोल करता है ना। हाँ 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 हाँ। तो ये मेथेनॉइक जो है वो मधुमक्खी, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होगा, मेथेनोइक एसिड होगा। ठीक है, और ये एसिडिक है तो उसको हटाने के लिए, ये कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दंत शय देखिए, अगर हम ब्रश वगैरह नहीं प्रॉपर करते हैं तो ये सब तो वही छोटी मोटी चीजें कि हमारे दांतों का पीएच 5.5 से कम चला जाता है तो एसिडिक कैरेक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्ट, लवण। लवण देखिए अभी हमने बात की थी जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की क्रिया से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, हम लवण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है, इसमें कुछ जो लवण है और उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सामान्य नमक है। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से हमें कहां से मिलता है, समुद्रों से, नमक की खानों से। ये खाने के स्वाद को बढ़ाने में, परिरक्षक, समझ गए, मतलब चीजों को सुरक्षित रखने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट एक सफेद क्रिस्टल लवण है जिसे सॉल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग गन पाउडर, उर्वरक और खाद परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना, पत्थर, संगमरमर सीपियों का मुख्य घटक है। इन सबके जो कवर होते हैं ना उनमें ये मिलता है। और ये सीमेंट, चूना और इसके अलावा
एंटी एसिड बनाने में काम में लिया जाता है। सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, और ये बेकिंग करने में, इसमें इसमें टोटल 7 या 8 चैप्टर्स हैं आप लोगों के, है ना। हाँ, प्रिजर्वेटिव, यस मनोज जी, प्रिजर्वेटिव के रूप में। इसके अलावा देखिए पेट की अम्लता के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एंटासिड के फॉर्म में। अमोनियम क्लोराइड सफेद क्रिस्टल लवण है, जो अमोनिया का भी कहा जाता है। ये उर्वरक, दवाइयां, बैटरियां, इनमें काम में लिया जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट सफेद पाउडर है, इसको फ्लाई ऐश के नाम से भी जाना जाता है। ये कांच निर्माण, साबुन और उर्वरक वगैरह में भी काम में आता है। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट क्रिस्टल लवण है, जिसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। चिकित्सा में ये ध्यान रखिएगा, दर्द निवारक या उर्वरक और स्नान के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का ही ये मुख्य घटक है। कैल्शियम सल्फेट यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट का, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट है सोडियम कार्बोनेट हो गया, नहीं ये सोडियम कार्बोनेट का देखना है, ये वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, Na2CO3.10H2O। ध्यान रखिएगा, इसमें 10 सोडियम कार्बोनेट में अगर आपने क्या लगा दिया 10H2O, तो ये 10 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो ये किस में आ जाता है, वॉशिंग सोडा कहलाता है। फिर ये अगर इसके पीछे 10 H2O लगा देंगे तो वॉशिंग सोडा, है ना। तो सफाई, कपड़े धोने, पानी की कठोरता, है ना, कम करने में काम में आता है। जिंक सल्फेट ये भी एक लवण है जो जिंक का स्रोत है, कि कृषि में जिंक सप्लीमेंट के रूप में और चिकित्सा में भी, मतलब ये जिंक सप्लीमेंट के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक हैं, जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड का भी हमने एक बार देखा था। सोडियम क्लोराइड को टेबल नमक के नाम से भी जाना जाता है, जो नॉर्मल नमक होता है ना। और ये किससे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रतिक्रिया से ये बनता है, ठीक है। इसका पीएच मान लगभग 7 होता है ना, और ये स्वाद बढ़ाने के काम में आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मजबूत क्षार है, इसे कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए देखिए इनका वही जो आपने हमने जो अभी सारे टेबल्स में देखा था, उसी को इसमें समझाया गया है। इस वही टेबल्स ही थी सारी, बस एक बार ये जिप्सम वाला एक बार देखिएगा। जिप्सम में से क्रिस्टल जल को हटाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। मतलब इसमें देखिए 2 H2O हैं, इसमें से 1.5 H2O हटा दिया, आम भाषा में देखिए, तो क्या बच गया, हाफ H2O। तो ये क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये फॉर्मूला बस ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जिप्सम में 2 H2O हैं, इसमें आधा H2O आता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आप लोग को काफी नॉलेज होगी, हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं, इसके अलावा घरों में भी वो पुताई वगैरह में उनमें भी काम आता है ना। इसके अलावा देखिए वॉशिंग सोडा भी मैंने बताया, Na2CO3 में 10 H2 मॉलिक्यूल लगा दीजिए, वॉशिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वॉशिंग सोडा में 10 अणु जल के होते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट ये तो आप टेबल में से ही कर लेंगे, उसी में से हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आप लोगों को करना क्या है, देखिए आज जो भी हमने पढ़ा है, एक बार इसको थोड़ा सा कल आप लोग एक बार रिवाइज करके आइएगा, क्या क्या चीजें हमने की हैं। कल हम इसका टेस्ट रखेंगे आते ही, ठीक है। हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। देखिए मैं मानता हूं थोड़ा सा स्पीड मैंने बढ़ा दिया है, थोड़ा सा लग रहा होगा आपको, लेकिन एक्चुअली क्या है, टॉपिक के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चीजों को करना पड़ रहा है। लेकिन ये मैं जरूर आप लोगों से वादा करता हूं कि ये एक बार नहीं है, चीजें बार बार होंगी, कोशिश पूरी तरह रहेगी। आप लोगों को जो भी क्वारीज होती है लेकर के आइए, यहां सर यहाँ प्रॉब्लम आई है, ये टॉपिक है, हम फिर डिस्कस करेंगे। कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक गुड नाइट। आप सभी बहुत सारा अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर दिनेश जी, हम इंग्लिश पे भी डिस्कस करेंगे, बिल्कुल। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।